हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4 जो कि हमारा है रासायनिक बलगतिकी यानी कि केमिकल काइनेटिक्स। इसके हमने जो है एक टॉपिक को क्लियर कर लिया था जिसमें हमने बात की थी स्टूडेंट अभिक्रिया की दर की यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन की। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे अभिक्रिया की औसत दर यानी कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की, और साथ ही इस वीडियो में हम बात करेंगे अभिक्रिया की तात्क्षणिक दर यानी कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो हमने जो पहला वीडियो था उसमें बात कर ली थी कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, कि किस स्पीड से जो है अभिकारक के सांद्रण में कमी होती है या फिर किस स्पीड से जो है उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि होती है। यानी कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक या फिर उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन की जो दर होती है उसे बोला जाता है अभिक्रिया की दर यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन। और आज हम बात करते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले बात करेंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि अभिक्रिया की औसत दर की। तो अभिक्रिया की औसत दर क्या होती है, किसी निश्चित समय अंतराल में प्रति इकाई समय में किसी भी अभिकारक या फिर उत्पाद के सांद्रण में जो परिवर्तन होता है उसे क्या बोला जाता है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। यानी कि टाइम, किसी निश्चित टाइम इंटरवल में जो है जितना अभिकारक के सांद्रण में परिवर्तन हुआ होगा या फिर जितना जो है उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन हुआ होगा उसे बोला जाता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो बात करते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, किसी निश्चित समय अंतराल, किसी निश्चित समय अंतराल में प्रति इकाई समय में अभिकारक या फिर उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन। क्या होता है, किसी निश्चित समय अंतराल यानी कि टाइम इंटरवल में जो है इकाई समय में किसी भी अभिक्रिया के अभिकारक या फिर उत्पाद के सांद्रण में जो परिवर्तन होता है उसे बोला जाता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसके लिए हम फॉर्मूला लिख सकते हैं, एवरेज ROR इज इक्वल टू सांद्रण में परिवर्तन बटा समय अंतराल। माना किसी रासायनिक अभिक्रिया के सांद्रण में परिवर्तन क्या है, डेल्टा एक्स है, और कितने समय में हो रहा है ये डेल्टा एक्स परिवर्तन, डेल टी समय में। तो इस तरीके से जो हम फॉर्मूला लिख सकते हैं, इसलिए एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज ROR क्या होता है, सांद्रण में परिवर्तन बटे समय अंतराल यानी कि डेल एक्स अपॉन डेल टी। जो यहाँ पर ये ब्रैकेट दिखा रहा है, ये ब्रैकेट क्या है, सांद्रता को प्रदर्शित कर रहा है। क्या प्रदर्शित कर रहा है, जो ये ब्रैकेट होगा ये सांद्रता को यानी कि कंसंट्रेशन को प्रदर्शित करता है। तो सांद्रण में जो परिवर्तन होता है जितने समय अंतराल में उसे बोला जाता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो उदाहरण के लिए हम कोई सामान्य अभिक्रिया लेंगे, इसके लिए उदाहरण के लिए सामान्य अभिक्रिया लेंगे, इतना नोट डाउन कर लो। फॉर एग्जाम्पल माना कोई सामान्य अभिक्रिया क्या है, R gives P। कोई सामान्य अभिक्रिया है R gives P, और इस अभिक्रिया का माना T1 समय पर क्या है, R और P की सांद्रता जो है R1 और P1 है।
तो माना, अज्यूम कर रहे हैं, माना t1 समय पर, t1 टाइम पर, t1 समय पर r व p की सांद्रता जो होगी सांद्रता r व p। इसी प्रकार सपोज दैट t2 समय पर, t2 समय पर r व p की सांद्रता R1 है, ये P1 है, R2 व P2, और जो ब्रैकेट दिखा रखा है मैंने बता दिया आपको, कंसंट्रेशन को प्रदर्शित कर रहा है। तो कोई सामान्य अभिक्रिया क्या है, R गिव्स P। T1 समय पर जो है R की सांद्रता R1 और P की सांद्रता P1। ऐसे T2 समय पर R की सांद्रता R2 और P की सांद्रता P2 है। तो यहां से हम जो है समय अंतराल क्या आ जाएगा हमारे पास, जो टाइम इंटरवल आ जाएगा, यानी कि समय अंतराल, समय में जो परिवर्तन होगा, समय अंतराल आ जाएगा बराबर T2 माइनस T1 इज इक्वल टू डेल T। क्या आ जाएगा, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू डेल T। और इसी प्रकार से जो है R के सांद्रण में परिवर्तन कितना आ जाएगा, इसी प्रकार से जो है R के सांद्रण में परिवर्तन कितना हो रहा है, ये हो जाएगा आपका R2 माइनस R1 इज इक्वल टू डेल R। क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1 यानी कि सांद्रता R2 माइनस सांद्रता R1 इज इक्वल टू डेल R। और इसी प्रकार से जो है P के सांद्रण में परिवर्तन, और यह परिवर्तन कितने में हो रहा है, जो समय अंतराल है डेल T में हो रहा है। तो P2 माइनस P1 इज इक्वल टू डेल P। और जो यहां पर डेल्टा है, डेल है, यह क्या है, डेल्टा जो है दो राशियों में परिवर्तन को दर्शाता है। दो राशियों में परिवर्तन को व्यक्त करने के लिए, परिवर्तन को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है। और इसे डेल्टा, डेल्टा का साइन है यहाँ पर, जो ये त्रिभुज आकार में दिख रहा होगा आपको, दो राशियों में परिवर्तन को व्यक्त करता है। दो राशियों में मतलब जैसे क्या था, R2 से R1 में परिवर्तन को यहाँ पर क्या है, डेल R, P2 P1 में डेल P, T2 माइनस T1 डेल T। मतलब दो राशियों में परिवर्तन को व्यक्त करता है, कितना परिवर्तन हो रहा है। और जो यह समय अंतराल है, यह क्या है, परिवर्तन होने में लगा समय है, यानी कि रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कितने टाइम अंतराल यानी समय अंतराल में परिवर्तित हो रहे हैं। परिवर्तन में समय, अभिकारक के उत्पाद में चेंज होने में लगा इंटरवल जो है T2 माइनस T1 डेल T, R2 माइनस R1 डेल R, P2 माइनस P1 डेल P। इतना सब कुछ कर लेने के बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट जो है इस अभिक्रिया के लिए औसत दर की गणना करते हैं। इतना सब नोट डाउन कर ले होगा आप सभी ने। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा,
तो यहाँ पर जो है अब हम इस अभिक्रिया की दर को जो है दो प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था कि अभिकारक के सांद्रण में कमी की दर से, और दूसरे किस प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है, उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि की दर से। तो पहले बात करते हैं अभिकारक। कौन था अभिकारक हमारा? यहाँ पर रिएक्शन क्या ली थी हमने, R गिव्स P, और R क्या था यहाँ पर, अभिकारक, और P क्या था, उत्पाद। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले जो बात करेंगे हम यहाँ पर, फर्स्ट हम निकालेंगे अभिक्रिया की औसत दर किसके लिए, अभिकारक R के सांद्रण में कमी की दर, यानी कि अभिक्रिया की दर को जो है दो प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहला कौन सा है, अभिकारक R के सांद्रण में कमी की दर। तो यहाँ पर अभिक्रिया की औसत दर क्या हो जाएगी, अभिक्रिया की औसत दर बराबर R के सांद्रण में परिवर्तन या फिर कमी अपॉन समय अंतराल। तो R के सांद्रण में परिवर्तन क्या था, R2 माइनस R1। तो R एवरेज हो जाएगा, R एवरेज स्मॉल r से प्रदर्शित कर रहा हूं यहाँ पर, R एवरेज इज इक्वल टू R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1। और यहाँ पर क्या होता है, अभिकारक के सांद्रण में कमी होती है। तो अभिकारक के सांद्रण में कमी होती है तो ऋणात्मक चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है। ऋणात्मक चिन्ह से प्रदर्शित क्यों किया जाता है, क्योंकि किसी भी जो अभिक्रिया की दर होती है, किसी भी अभिक्रिया का जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वह हमेशा धनात्मक होता है, यानी कि ROR क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर इस ROR को, यानी कि इस एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को माइनस नहीं करेंगे, तो यहाँ पर बाद में जब हम इस अभिकारक के सांद्रण को रखेंगे जो कि क्या होगा, नेगेटिव मान होगा, तो इससे हमें मान क्या प्राप्त हो जाएगा, नेगेटिव में, जो कि नहीं होना चाहिए। हमें क्या प्राप्त चाहिए, पॉजिटिव। तो यहाँ पर माइनस साइन जो है अभिक्रिया के औसत दर को धनात्मक बनाने के लिए किया गया है। ऋण चिन्ह का अर्थ ये नहीं कि अभिक्रिया दर ऋणात्मक है। ऋण चिन्ह जो है अभिकारक के सांद्रण में कमी को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर ये नेगेटिव आ जाएगा, और नेगेटिव क्यों, रेट ऑफ रिएक्शन को पॉजिटिव प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर पहले ही नेगेटिव लगा देते हैं, या फिर अभिकारक के सांद्रण में कमी को क्या प्रदर्शित कर रहा है, नेगेटिव साइन। तो इसके लिए लिख सकते हैं हम डेल R बाई डेल T, और माइनस, जो कि माइनस साइन क्या है, नेगेटिव साइन, नेगेटिव चिन्ह सांद्रण में कमी को प्रदर्शित करता है, क्या करता है, कमी को प्रदर्शित करता है। जब हम यहाँ पर क्या है, डेल R का मान रखेंगे तो वो क्या होगा, नेगेटिव में होगा। तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। मतलब सपोज दैट डेल R का मान क्या है, कुछ भी 1 मोल पर लीटर है। सपोज दैट डेल R जो है 1 मोल पर लीटर है। तो यहां पर रखेंगे हम, तो क्या हो जाएगा, माइनस, सॉरी यहाँ पे माइनस होगा, तो माइनस, और ये माइनस माइनस कितना, 1 अपॉन डेल टी। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहां से जो ये निकलेगा, एवरेज निकलेगा, जो औसत अभिक्रिया दर निकलेगी वो पॉजिटिव में आ जाएगा। तो इसलिए जो है यहाँ पर माइनस चिन्ह लगाया जाता है, ताकि जो अभिक्रिया की दर हो वो धनात्मक रहे। ये तो हमने बात की एक प्रकार से व्यक्त करने की। नेक्स्ट बात करते हैं
कि दूसरे प्रकार से जो हम अभिक्रिया की दर को किस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। तो यहां पर हो जाएगा उत्पाद P के सांद्रण में वृद्धि की दर। तो उत्पाद इसके लिए क्या हो जाएगा, आर एवरेज इज इक्वल टू क्या होगा, P के सांद्रण में वृद्धि अपॉन जो समय लगा है उसमें, उस परिवर्तन होने में, तो वो हो जाएगा प्लस में P2 माइनस P1 अपॉन T2 माइनस T1 इज इक्वल टू डेल P अपॉन डेल T। और यहाँ पर जो ये प्लस चिन्ह है, प्लस चिन्ह प्रदर्शित कर रहा है, धनात्मक चिन्ह प्रदर्शित कर रहा है कि उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि हो रही है। क्या प्रदर्शित कर रहा है, उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि हो रही है। नोट डाउन कर लें इतना। और आपको पता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, अभिकारक के सांद्रण में कमी हो रही है और उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि हो रही है। तो अभिकारक के सांद्रण में जिस दर से कमी हो रही होगी उसी दर से जो है उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि हो रही होगी। यानी कि अभिकारक R के सांद्रण में जो कमी होगी उसकी दर जो है उत्पाद P के सांद्रण में वृद्धि की दर के बराबर होगी। तो यहां से हम क्या लिखेंगे, यहां से लिखेंगे हम, यहां से हम नोट डाउन करेंगे R के सांद्रण में कमी बराबर, R के सांद्रण में कमी की दर बराबर P के सांद्रण में वृद्धि की दर। और हमने जो है अभिक्रिया की औसत दर ज्ञात कर ली थी दोनों कंडीशन के लिए, R के सांद्रण में कमी की दर भी और P के सांद्रण में वृद्धि की दर के लिए भी। तो वो क्या, वो अब यहां से क्या निकलेगा, अभिक्रिया की औसत दर क्या हो जाएगा, R के सांद्रण में कमी बराबर P के सांद्रण में वृद्धि की दर। तो ये क्या हो जाएगा, क्या निकाला था हमने, R के सांद्रण में कमी की दर माइनस डेल R अपॉन डेल T इज इक्वल टू प्लस डेल सांद्रण P अपॉन डेल T। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर जो ये R है, यह क्या है, जो डेल R, जो ये ब्रैकेट के अंदर R है, यह क्या है, R की सांद्रता है, R की सांद्रता। और जो ब्रैकेट के अंदर P है वह क्या है, P की सांद्रता। और सांद्रता किसमें है, मोल पर लीटर में। किसमें है, मोल पर लीटर में। जो ये R की सांद्रता और P की सांद्रता है वह मोल पर लीटर में है। नेक्स्ट यहां पर हम इनके लिए कुछ उदाहरण देते हैं जिनकी मदद से हम क्या है, कुछ अभिक्रियाओं के लिए जो है औसत दर की गणना करेंगे। तो अभिक्रिया के औसत दर की गणना देखते हैं, कुछ अभिक्रियाओं के लिए किस प्रकार से जो हम गणना कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो अभिक्रियाएं होती है दो टाइप से होती हैं, जिनके लिए हम क्या है, अभिक्रिया की औसत दर की गणना करेंगे। यानी कि अभिक्रिया की औसत दर को व्यक्त करने की जो यह विधि है, इस मेथड का अब हम कुछ अभिक्रियाओं के लिए उपयोग करेंगे। तो पहला जो होगा, अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों
तथा उत्पादों के स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक समान हो। क्या हो? समान हो। पहले ऐसे अभिक्रियाओं की बात करेंगे जिनमें क्या है, अभिकारकों तथा उत्पादों के स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक समान हो। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, जैसे हमारे पास रिएक्शन है कोई x प्लस वाई गिव्स जेड, यानी कि 1 1 1। तो यहां पर आपको दिख रहा होगा कि ये जो अभिकारक हैं इनके स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक और जो उत्पाद हैं इनका जो स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक है वह क्या है? बराबर है। यहाँ पर अभिकारकों के स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक भी क्या है? x का स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक क्या है? 1 है। कोफिशिएंट क्या है? 1 है। और ऐसे ही y का भी क्या है? 1 है। ऐसे ही z जो कि क्या है? प्रोडक्ट है, उसका भी क्या है? 1 है। तो हम ऐसे ही अभिक्रियाओं की यहाँ पर बात करेंगे और इनके लिए जो हम क्या है? अभिक्रिया की औसत दर की गणना करेंगे। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट यानी कि स्टाइकियोमेट्रिक को समझते हैं कि क्या होता है। स्टाइकियोमेट्रिक क्या होता है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो है, जो अभिकारक और उत्पादों की अलग अलग मात्राएं होती है। क्या है? रासायनिक अभिक्रिया में मौजूद अभिकारक तथा उत्पादों की जो मात्रा होती है उसे बोला जाता है स्टाइकियोमेट्री। वो मात्रा किस रूप में हो सकती है? मोल की संख्या भी हो सकती है, उसका द्रव्यमान हो सकता है, या फिर आयतन हो सकता है। तो यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में मौजूद अलग अलग अभिकारकों व उत्पादों की मात्रा। तो स्टाइकियोमेट्री क्या होती है? स्टाइकियोमेट्री क्या होती है? अभिक्रिया में मौजूद अलग अलग अभिकारकों तथा उत्पादों की मात्रा। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में मौजूद अलग अलग अभिकारकों तथा उत्पादों की मात्रा। और यह किस रूप में हो सकती है? जो मात्रा होती है यानी कि क्वांटिटी होती है, जो क्वांटिटी वह हो सकती है नंबर ऑफ मोल्स के रूप में, या फिर मास के रूप में, या फिर वॉल्यूम्स के रूप में। तो बेसिकली हम यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ही लेते हैं, मोलों की संख्या के आधार पर ही जो यहाँ पर स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक को देखते हैं। तो यहाँ पर अब हम जो है एग्जाम्पल देखते हैं किस प्रकार से जो हम अभिक्रिया के औसत दर की गणना करते हैं। पहला जो एग्जाम्पल था x प्लस वाई गिव्स जेड, और दूसरा होगा a प्लस बी गिव्स c प्लस डी। तो पहले इसके लिए जो है औसत दर की गणना करते हैं। तो अभिक्रिया की औसत दर क्या हो जाएगी? अभिक्रिया की औसत दर, यहां पर आपको दिख रहा होगा स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक क्या है? बराबर है, एक एक है सभी की स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक। तो अभिक्रिया की औसत दर किस प्रकार से निकालेंगे हम? अभिकारक के सांद्रण में, अभिकारकों के सांद्रण में कमी और उत्पाद के सांद्रणों में वृद्धि की दर। तो क्या होगा? डेल एक्स बटे डेल टी और माइनस में बराबर वाई माइनस डेल वाई डेल टी बराबर, और जेड क्या है यहाँ पर? उत्पाद है। तो ये उत्पाद क्या होगा? वृद्धि होगी इसके सांद्रण में, तो वृद्धि को हम प्लस से प्रदर्शित करते हैं। तो डेल जेड अपॉन डेल टी। तो इस प्रकार से हम यहाँ क्या है? अभिक्रिया की औसत दर की गणना कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो दूसरी रिएक्शन है इसमें क्या है? आर एवरेज इज इक्वल टू ए के सांद्रण में कमी की दर, तो क्या हो जाएगा? माइनस डेल्टा
ए अपॉन डेल्टा टी बराबर बी के सांद्रण में कमी की दर माइनस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी बराबर और उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि की दर, तो उत्पाद क्या क्या है, सी और डी, तो प्लस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी और बराबर डी क्या है, यहाँ पर उत्पाद है, तो उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि की दर प्लस डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी। तो इस प्रकार से जो है जिन अभिक्रियाओं के अभिकारकों तथा उत्पादों के स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक समान होते हैं, यानी कि जिनके स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक एक होते हैं, एक ही तो है इनके स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक, यहां पे लिख सकते हैं हम उत्पादों के स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक समान या फिर एक हो। यहां पर सभी इस रिएक्शन में क्या है, ए का स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक भी एक है, बी का स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक भी एक है, सी का स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक भी एक है, डी का स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक भी एक है, यानी कि अभिकारक तथा उत्पादों के स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक समान है। तो इस प्रकार से जो है उनके लिए हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की गणना कर सकते हैं। अब रासायनिक अभिक्रियाओं को देखते हैं, कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं को देखते हैं। पहली जो जिनके क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक समान हो, ये नोट कर लो आप। जो पहली रिएक्शन है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस क्लोरीन गैस गिव्स कार्बोनिल क्लोराइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि क्या है, गैसीय स्टेट प्लस Cl2 गैसेस गिव्स COCl2। यहां पर आपको दिख रहा होगा कि अभिकारक तथा उत्पाद के स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक क्या है, एक है, एक CO है, एक Cl2 है, एक COCl2 है। यह क्या है, कार्बोनिल क्लोराइड। तो यहां पर किस प्रकार से हम जो है इस अभिक्रिया के लिए औसत दर निकालते हैं, तो R एवरेज इज इक्वल टू अभिकारकों के सांद्रण में कमी की दर क्या है, डेल्टा CO अपॉन डेल टी और माइनस में बराबर Cl2 के सांद्रण में कमी की दर माइनस डेल्टा Cl2 अपॉन डेल टी बराबर उत्पाद के सांद्रण में हुई वृद्धि की दर। तो उत्पाद क्या है, COCl2 अपॉन डेल टी और उत्पाद का सांद्रण क्या है, प्लस में, यानी कि उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि हो रही है। तो इस प्रकार से हम जो है स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक जिन अभिक्रियाओं के समान होते हैं या जिन अभिक्रियाओं के स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक एक होते हैं, उनके लिए जो है अभिक्रिया के औसत दर ज्ञात कर सकते हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ये हो गया आपका पहला एग्जाम्पल, ये मान लो ए बी क्या है, NO2 प्लस CO गिव्स CO2 प्लस NO, क्या है, NO2 गैस प्लस CO गैस गिव्स NO गैस प्लस CO2 गैस। तो यहां पर दिख रहा होगा कि अभिकारक क्या है, अभिकारक के स्टोइकियोमेट्रिक जो कोएफिशिएंट है उनका मान कितना है, एक है। ऐसे ही उत्पाद में स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक का मान क्या है, एक है, यानी कि 1 मोल NO2 प्लस 1 मोल CO गिव्स 1 मोल NO प्लस 1 मोल CO2। ऐसी जो पहली अभिक्रिया थी, 1 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड और 1 मोल क्लोरीन गैस मिलकर क्या है, 1 मोल कार्बोनिल क्लोराइड दे रहे थे। यहाँ पर क्या है, मोलों की संख्या के आधार पर हम जो है स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक को देख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया की औसत दर R एवरेज इज इक्वल टू माइनस डेल्टा NO2 के सांद्रण में कमी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा कार्बन मोनोऑक्साइड के सांद्रण में कमी की दर
बराबर उत्पादों के सांद्रण में वृद्धि की दर। तो प्लस डेल्टा NO के सांद्रण में वृद्धि की दर इज इक्वल टू CO2 के सांद्रण में वृद्धि की दर। तो इस प्रकार से जो है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए, और किस रासायनिक अभिक्रिया के लिए, सिर्फ और सिर्फ जिनमें अभिकारकों तथा उत्पादों के स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक या फिर मोलों की संख्या क्या है, समान हो या फिर एक हो, उन अभिक्रियाओं को लिए जो है हम इस प्रकार से जो है यहाँ पर अभिक्रिया की औसत दर की गणना कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं स्टूडेंट उन अभिक्रियाओं की जिनमें क्या है, अभिकारकों तथा उत्पादों के स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक क्या है, समान न हो, यानी कि स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक अलग अलग हो, उत्पाद में अलग हो, अभिकारक में अलग हो। स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक अलग अलग हो, अलग अलग हो। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, सपोज दैट हमको एक रिएक्शन देता है 3x प्लस वाई गिव्स 2z। तो यहां पर आपको दिख रहा होगा कि अभिकारकों के स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक भी अलग हैं और उत्पाद के स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक भी अलग है। अभिकारक x का स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक कितना है, 3 मोल है, और अभिकारक y का स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक कितना है, 1। और ऐसे ही उत्पाद z का स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक कितना है, 2। यानी कि स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक क्या है, अलग अलग है। तो ऐसी अभिक्रियाओं की औसत दर ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, सेम एज इट इज जैसा हमने क्या है, जैसा हमने जो है औसत दर ज्ञात किया था, औसत दर के फॉर्मूले की मदद से जो है यहाँ पर भी इनके लिए भी हम ज्ञात करेंगे, लेकिन इनमें क्या करेंगे, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे। जो हमारा औसत दर आएगा उसे जो हम स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक से डिवाइड कर देंगे। सपोज दैट मैं इस रिएक्शन के लिए निकालता हूं औसत दर, अभिक्रिया की औसत दर, अभिक्रिया की औसत दर क्या हो जाएगी, अभिकारक के सांद्रण में कमी की दर और यहां पर कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट क्या है, यहां पर 3 है, यानी कि जो अभिकारक x है उसका जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वह 3 है। तो इस वाले इक्वेशन को हम किससे डिवाइड कर देंगे, 1/3 से। ऐसे ही y के लिए माइनस डेल्टा y अपॉन डेल t, और यहां पर इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, 1 है। तो इसे डिवाइड करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट कर समझने के लिए, आसानी के लिए कर लो 1/1 से। इसी प्रकार z के लिए डेल्टा, उत्पाद के लिए z अपॉन डेल t, और यहां पर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, 2 है, तो 1/2। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड क्यों कर रहे हैं, ताकि इन जितने भी अभिकारक या उत्पाद हैं उसमें उन सभी का जो औसत दर है वह बराबर हो। औसत दर को बराबर करने के लिए हम क्या है, यहाँ पर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि यदि हम स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड नहीं करेंगे तो इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, अलग अलग होने के कारण जो है इनके जो अभिकारकों के सांद्रण में कमी की दर है और जो उत्पादों के सांद्रण में वृद्धि की दर है वह समान नहीं होती है। जब भी जो है किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो है अभिकारक तथा उत्पाद के स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक अलग अलग होते हैं, तो वहां पर क्या होता है, अभिकारक के सांद्रण में जो कमी होती है वह बराबर नहीं होती है किसके, उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि के। अभिकारक के सांद्रण में कमी की दर इज नॉट इक्वल टू उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि की दर। और अभिकारक के सांद्रण में कमी की दर और जब
उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि की दर जब बराबर नहीं होगी तो इससे क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन अलग अलग आएगा। लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, हमें सेम चाहिए। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, अभिकारक के सांद्रण में कमी की दर इज इक्वल टू उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि की दर। लेकिन यहाँ पर अगर स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट अलग है तो वह बराबर नहीं आएगा। तो इसीलिए जो हम यहाँ पर स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं, ताकि जितने भी उस अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद है उनका जो अभिक्रिया का औसत दर है वह बराबर आए। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, औसत अभिक्रिया दर को स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक से भाग देते हैं। क्यों भाग देते हैं, ताकि जो अभिकारक तथा उत्पाद जितने भी उस अभिक्रिया में मौजूद हैं उनके रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, बराबर हो। इसी प्रकार हम दूसरी रिएक्शन लेते हैं, 2A + 3B गिव्स 4C। इस अभिक्रिया के लिए हमें क्या है, अभिक्रिया की औसत दर की गणना करनी है। तो यहाँ पर क्या है, जितने भी यहाँ पर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट है उनके जो स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है वो भिन्न भिन्न है। यहाँ पर जब हम गणना करेंगे R एवरेज इज इक्वल टू माइनस अभिकारक A के सांद्रण में कमी की दर और डिवाइडेड बाई किससे, स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से 1/2 इज इक्वल टू अभिकारक B के सांद्रण में कमी की दर डिवाइडेड बाई किससे भाग देंगे, जो कि इसका क्या है, स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट जो कि है 1/3 इज इक्वल टू उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि की दर, तो क्या है डेल C/डेल T और कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर 1/4। इस प्रकार से जो हम यहाँ पर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए क्या है, औसत दर की गणना कर सकते हैं, जबकि हमारे पास क्या है, अभिकारक तथा उत्पाद के स्टाइक्योमेट्रिक गुणांक अलग अलग हों। ऐसे ही एक अभिक्रिया दूसरी देखते हैं, दूसरी अभिक्रिया क्या हो सकती है, C इज इक्वल टू A + 3B गिव्स 2C। तो इसके लिए किस प्रकार से निकालेंगे हम, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट क्या है, A अभिकारक का कोफिशिएंट जो है 1 है, B अभिकारक का स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट 3 है, C उत्पाद का स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है। तो इसके लिए क्या निकालेंगे, औसत दर किस प्रकार से निकालेंगे, औसत दर इज इक्वल टू अभिकारक A के सांद्रण में कमी की दर, तो माइनस डेल A/डेल्टा T डिवाइडेड बाई स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट जो कि क्या है 1/1 इज इक्वल टू अभिकारक B के सांद्रण में कमी की दर डिवाइडेड बाई स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट जो कि यहाँ पर क्या है 1/3 इज इक्वल टू उत्पाद C के सांद्रण में वृद्धि की दर डेल C/डेल्टा T डिवाइडेड बाई 1/2, यानी कि स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर उत्पाद का 2। तो इस प्रकार से जो हम यहाँ पर जब हमारे पास क्या है, अभिकारक तथा उत्पाद अलग अलग स्टाइक्योमेट्री में हो तो औसत दर को ज्ञात किया जाता है। अब हम इनके लिए कुछ उदाहरण देखते हैं। फर्स्ट उदाहरण देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। क्या है, अमोनिया का निर्माण। एग्जाम्पल फर्स्ट, अमोनिया का निर्माण। तो इसमें क्या होगा, N2 + 3H2 गिव्स 2NH3। इसमें किस प्रकार से हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है,
एक मोल नाइट्रोजन जो है 3 मोल हाइड्रोजन से संयोग करके क्या है 2 मोल अमोनिया का निर्माण कर रही है। तो यहां पर क्या है जो स्टाइक्योमेट्री है अभिकारक तथा उत्पादों के वह अलग अलग है। नाइट्रोजन के स्टाइक्योमेट्रिक गुणांक कितना है 1, हाइड्रोजन का स्टाइक्योमेट्रिक गुणांक कितना है 3 और अमोनिया का स्टाइक्योमेट्रिक गुणांक कितना है 2। यानी कि यहां पर जो है हाइड्रोजन के संयुक्त होने की दर जो है वह नाइट्रोजन के संयुक्त होने की दर की कितना है 3 गुना है। यहां पर जब हम 1 मोल नाइट्रोजन ले रहे हैं तो यहां पर कितने मोल हाइड्रोजन है 3 मोल हाइड्रोजन है। तब जाके जब ये दोनों संयोग कर रहे हैं तो हमें 2 मोल कितने प्राप्त हो रहे हैं 2 मोल अमोनिया प्राप्त हो रहे हैं। यानी कि यहाँ पर नाइट्रोजन का 1 मोल जब कंज्यूम हो रहा है तो उसी समय में हाइड्रोजन के 3 मोल कंज्यूम हो रहे हैं और तब जाके हमें जो है 2 मोल क्या है अमोनिया प्राप्त हो रही है। तो इसके लिए हम जो है औसत दर ज्ञात करते हैं। औसत दर तो ये हो जाएगा, ये दोनों हो गया आपके अभिकारक और ये हो गया उत्पाद। उत्पाद हो गया ये क्या है अभिकारक। तो N2 यानी कि अभिकारक N2 के सांद्रण में परिवर्तन की दर डिवाइडेड बाय जो मोल है, कितने मोल है यहाँ पर मोलों की संख्या कितनी 1 है यानी कि स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 1 है। तो 1/1 डिवाइड करो चाहे मत करो फर्क नहीं पड़ेगा 1 से, लेकिन ताकि कंफ्यूज ना हो आप इसके लिए कर रहे हैं। इज इक्वल टू अभिकारक हाइड्रोजन के सांद्रण में कमी की दर। तो अभिकारक H2 के सांद्रण में कमी नेगेटिव कमी की दर टाइम और यहाँ पर मोल कितने हैं मोल से डिवाइड कर देना यानी कि स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 3 1/3। ऐसे ही इज इक्वल टू अमोनिया यानी कि अमोनिया उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि की दर। तो del NH3 del T और डिवाइड कर देना है स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट यानी कि 1/2। इस प्रकार से जो हम यहाँ पर ध्यान कर सकते हैं। इसका मैं कारण बताता हूं आपको कि कई लोग समझ रहे होंगे कि क्यों हम यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर यदि डिवाइड नहीं करेंगे तो औसत अभिक्रिया दर क्या है समान नहीं आएगी सभी के लिए। तो औसत अभिक्रिया दर को जो है समान बराबर लाने के लिए जो है हम यहाँ पर क्या करते हैं स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से भाग देते हैं। क्यों भाग देते हैं बराबर औसत दर के लिए। लेकिन मैं इसको आपको क्लियर समझा दूंगा कि क्यों भाग दे रहे हैं। तो स्टूडेंट समझते हैं कि क्यों हम जो यहाँ पर स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर रहे हैं। इसी रिएक्शन के थ्रू हम समझेंगे जो अमोनिया का निर्माण की विधि थी। तो रिएक्शन क्या थी N2 + 3H2 gives 2NH3 यानी कि 2 moles of NH3। तो माना बात यहाँ पर क्या है t बराबर 0 टाइम पर ये कितना है x है ये y है और ये z है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाएगा जैसे जैसे टाइम स्पेंड होता जाएगा वैसे वैसे क्या है अभिकारक के सांद्रण में कमी और उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि होती रहेगी। यानी कि सपोज दैट t बराबर t टाइम पर इसका 1 मोल कम हो गया यानी कि इसका 1 मोल डिसअपियर हो गया। किसका नाइट्रोजन का 1 मोल डिसअपियर हो गया। तो x में से 1 माइनस कर देंगे। जितने टाइम में जो है x का 1 मोल डिसअपियर हुआ यानी कि कंज्यूम हुआ उतने ही टाइम में जो है y का भी कितने मोल कम होंगे 3 मोल, क्योंकि यहाँ पर क्या है 3 हाइड्रोजन संयोग कर दिए। तो जितने टाइम में जो है x का 1 मोल कम हो रहा है उतने ही टाइम में y के 3 मोल कम होंगे यानी कि कंज्यूम होंगे और हमें प्राप्त होगा Z+2 प्लस। क्यों क्योंकि इसमें उत्पाद है तो 2NH3 है तो इसके उत्पाद के सांद्रण में क्या होगी वृद्धि होगी।
तो Z प्लस 2। तो जितने टाइम में जो है X का 1 मोल कंज्यूम होगा उतने ही टाइम में जो है Y का 3 मोल कंज्यूम होंगे और Z के हमें 2 मोल प्राप्त होंगे। तो यहां से हम जो है अब प्राप्त करते हैं अभिकारक N2 के लिए माइनस डेल N2 के सांद्रण में कमी की दर क्या हो जाएगी, x माइनस 1 माइनस एक्स, यानी कि x माइनस सांद्रण क्या हो जाएगा, ये सांद्रण ही तो है, तो x माइनस 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई डेल टी, और ये हो जाएगा, और ये पहले से यहां पे कितना है माइनस है, ये वाला माइनस है, ये डेल N2 कितना हो जाएगा x माइनस 1 माइनस एक्स। तो ये जब हम सॉल्व करेंगे तो माइनस ये x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहां पे बचेगा हमारे पास माइनस 1 बाई डेल टी, यानी कि 1 बाई डेल टी। ये तो हमने बात की किसकी, N2 के लिए। इसी प्रकार H2 के लिए, H2 के लिए हो जाएगा डेल H2 डेल T इज इक्वल टू, तो इसका सांद्रण क्या हो जाएगा, डेल H क्या हो जाएगा y माइनस 3 माइनस y, तो ये हो जाएगा माइनस y माइनस 3 माइनस y हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई डेल टी। इसको सॉल्व करने जाएंगे तो y से y कैंसिल, और ये क्या हो जाएगा 3 बाई डेल टी। इसी प्रकार से उत्पाद के लिए प्लस NH3 सांद्रण में वृद्धि होगी, यहां पर डेल NH3 डेल टी इज इक्वल टू Z प्लस 2 माइनस जेड, Z प्लस 2 माइनस जेड डिवाइडेड बाई डेल टी इज इक्वल टू Z से Z कैंसिल और 2 बाई डेल टी। तो यहां पर आपको दिख रहा होगा कि जो तीनों यानी कि अभिकारक X, अभिकारक Y और उत्पाद Z के जो सांद्रण है वे क्या है, अलग अलग हैं, लेकिन जब हम क्या है अभिक्रिया की औसत दर या फिर अभिक्रिया की दर की गणना करते हैं तो हमें जो स्पीशीज उस अभिक्रिया में मौजूद है उन सभी के औसत दर क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो इनको बराबर करने के लिए इन सभी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के औसत दर को बराबर करने के लिए हम क्या है फिर इनके स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसलिए यहां पर मल्टीप्लाई कितने की हो जाएगी 1 बाई 1, यहां पे हो जाएगी 1 बाई 3 और यहां पे हो जाएगी 1 बाई 2 से। तो क्या हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, यहां पर ये डेल, यहां पर हम अब यदि मान रखें तो ये 1 बाई डेल टी किसका मान है, इसका मान है, तो ये हो जाएगा 1 बाई 1 माइनस डेल N2 बाई डेल टी बराबर 1 बाई 3 डेल, ये माइनस में यहाँ पे कितना है डेल H2 डिवाइडेड बाई डेल टी, और ऐसे ही 1 बाई 2 इंटू ये किसका मान था, ये तो इतने का मान है ना, हमने इसमें क्या है बराबर करने के लिए मल्टीप्लाई की 1 बाई 2 डेल NH3 डिवाइडेड बाई डेल टी। तो इसलिए जो हम यहाँ पर स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट को डिवाइड कर रहे हैं, औसत दर में क्या कर रहे हैं हम स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर रहे हैं ताकि औसत दर बराबर हो जाए सभी की, जितने भी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स उस रिएक्शन में मौजूद हैं। तो आपने यहाँ पर देखा होगा कि जैसे ही हमने क्या है यहाँ पर स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड किया किसमें, अभिकारक और उत्पादों में, तो वहां से क्या हो रहा है तीनों यानी कि 2 अभिकारक X और Y और एक उत्पाद Z, तीनों के औसत दर क्या है बराबर हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे बराबर, यहां से
3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल आ जाएगा। तो क्या प्राप्त हो रहा है हमें, 1/del t, 1/del t, 1/del t। तो इसलिए जो है स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड किया जाता है। क्यों डिवाइड किया जाता है? औसत अभिक्रिया की औसत दर को बराबर करने के लिए। किससे डिवाइड किया जाता है? स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से भाग देते हैं, ताकि किसी रासायनिक अभिक्रिया में जितने भी स्पेसीज हैं, यानी कि जितने भी उत्पाद या फिर जितने भी अभिकारक है, उनके औसत दर जो है बराबर हो। तो इसलिए डिवाइड करते हैं। इसको नोट कर लो। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल है 2HI gives H2 plus I2। तो यहां पर किस प्रकार से निकालेंगे हम? यहां पर क्या है, अभिकारक है, HI अभिकारक है, ये उत्पाद है। तो यहां पर हम निकालेंगे माइनस डेल HI डेल T, और कोफिशिएंट क्या है 2, 1/2 से डिवाइड कर देंगे, इज इक्वल टू प्लस डेल H2 डेल T 1/1 इज इक्वल टू प्लस डेल I2 डेल T 1/1। तो इस प्रकार से जो हम जब किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों तथा उत्पादों के स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट अलग अलग होते हैं, तो औसत दर की गणना करते हैं। और गणना किस प्रकार से करते हैं? पहले औसत दर का फॉर्मूले में जो है मान को रखते हैं, और उसके बाद जो उसको डिवाइड कर देते हैं स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से। नेक्स्ट यहां पर अगला एग्जांपल देखते हैं, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का विघटन, यानी कि डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, यानी कि N2O5 का विघटन। तो क्या होता है, 2N2O5 gives 4NO2 प्लस O2। रिएक्शन बैलेंस है 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, ठीक है, रिएक्शन बैलेंस है। तो इस अभिक्रिया के लिए हम नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड के विघटन के लिए हम क्या है, अभिकारक तथा उत्पादों के औसत दर की गणना करते हैं। तो ये हो जाएगा आर एवरेज क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू अभिकारक के सांद्रण में कमी की दर, यानी कि N2O5 डेल माइनस अपॉन डेल टी, और स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है 1/2 इज इक्वल टू प्लस डेल NO2 डिवाइडेड बाई डेल टी, और क्या है स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट कितने मोल है 4, 1/4 इज इक्वल टू प्लस O2 डेल डिवाइडेड बाई डेल टी, और किससे भाग देना है यहाँ पर 1 से। भाग दो ना दो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन ताकि आप कंफ्यूज ना हो इसके लिए कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हम जो है अभिक्रिया की औसत दर की गणना कर सकते हैं। तो इन सभी उदाहरणों की मदद से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं, निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक के सांद्रण में कमी की दर होगी, या फिर उत्पाद के सांद्रण में जो वृद्धि की दर है, उसके लिए जो औसत वेग निकाला जाता है, औसत दर निकाली जाती है, वो किस प्रकार से निकाली जाती है, स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से भाग देकर। तो क्या होता है, सपोज दैट हमारे पास कोई रिएक्शन है, कोई अभिक्रिया है, A प्लस B, B गिव्स C, C प्लस D, D, जहां पर A स्मॉल B स्मॉल C स्मॉल D क्या है, स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है। तो इस अभिक्रिया के लिए हम क्या लिख सकते हैं, अभिक्रिया के लिए औसत दर, तो क्या लिख सकते हैं, अभिकारक A के सांद्रण में कमी की दर, अभिकारक A के सांद्रण में कमी की दर इंटू 1/A,
यानी कि स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दिए इज इक्वल टू अभिकारक बी के सांद्रण में कमी की दर। तो अभिकारक बी के सांद्रण में कमी की दर इंटू 1/b, 1/b, यानी कि b से हमने जो है डिवाइड कर दिया, भाग दे दिया। b क्या था? स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट इज इक्वल टू उत्पाद c के सांद्रण में वृद्धि की दर प्लस उत्पाद c के सांद्रण में वृद्धि की दर और डिवाइडेड बाय c, यानी कि 1/c इज इक्वल टू उत्पाद d के सांद्रण में वृद्धि की दर प्लस डिवाइडेड बाय d, यानी कि 1/d। तो इस प्रकार से जो है अभिक्रिया के लिए जो है औसत दर की गणना इस फॉर्मूले से की जा सकती है। उसमें चाहे स्टाइक्योमेट्रिक गुणांक अलग अलग हो, चाहे स्टाइक्योमेट्रिक गुणांक का मान एक हो। एक होगा तो हम यहाँ पर क्या है ए बी सी डी की जगह A1 रख देंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर अलग अलग भी होगा तो ए की जगह जो दिया होगा वो रखना है, बी की जगह जो होगा वो रखना है, जो सी की जगह होगा वो रखना है, और जो डी की जगह होगा वो रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं स्टूडेंट तात्क्षणिक या फिर तात्कालिक अभिक्रिया की दर की, यानी कि इंस्टांटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की। क्रिया की तात्क्षणिक दर या फिर इंस्टांटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो आपको पता है कि किसी अभिक्रिया की दर जो होती है वह अभिकारकों के सांद्रण पर निर्भर करती है, जो कि मैं पिछले लेक्चर में बताया। इस लेक्चर में वही चल रहा है कि जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो क्या होता है, अभिकारक के सांद्रण में कमी होती है, यानी कि अभिकारक के सांद्रण में क्या होती है, कमी होती है, जिसके कारण क्या होता है, जो किसी भी अभिक्रिया की दर है उसके अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर करता है। तो बात करते हैं कि अभिक्रिया की तात्क्षणिक दर क्या होती है। तो किसी निश्चित क्षण, यानी कि किसी निश्चित टाइम या फिर किसी निश्चित क्षण पर अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन की दर को उस अभिक्रिया की तात्क्षणिक दर कहते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि अभिक्रिया होने के दौरान जो है किसी निश्चित समय हो सकता है वो डेल टी हो, किसी निश्चित समय डेल टी पर अभिक्रिया की दर क्या होती है, तात्कालिक अभिक्रिया दर होती है। तो क्या बोला मैंने, किसी निश्चित क्षण पर क्या होती है, किसी निश्चित क्षण पर अभिकारक या उत्पाद के सांद्रता में परिवर्तन की दर को तात्क्षणिक दर कहते हैं। यानी किसी निश्चित टाइम डेल टी पर जो है अभिक्रिया का जो औसत दर होता है उसी को जो है अभिक्रिया की तात्क्षणिक दर कहा जाता है। या फिर किसी निश्चित समय डेल टी पर अभिक्रिया की औसत दर। तो यहां से क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं कि तात्क्षणिक दर इज इक्वल टू अभिक्रिया की औसत दर और किसी ये टाइम पर, निश्चित टाइम पर, डेल टी टेंड्स टू 0 पर। तो इस प्रकार से जो हम क्या है
किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की तात्क्षणिक दर को परिभाषित कर सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर। सपोज दैट एग्जाम्पल क्या है, कोई रिएक्शन है आर गिव्स पी, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तात्क्षणिक दर किस प्रकार से निकालेंगे, तो तात्क्षणिक, सॉरी इसको प्रदर्शित करो आर इंच से, तो ये हो जाएगा इसकी औसत दर, यानी कि अभिकारक के सांद्रण में कमी की दर को पहले लिखते हैं, तो माइनस डेल आर डेल टी, और क्या है डेल टू टेंस टू 0, या फिर आर इंस्टेंटेनियस क्या हो जाएगा इज इक्वल टू, ये पी क्या है, पी के सांद्रण में वृद्धि हो रही होगी, प्लस डेल पी अपॉन डेल टी और टी टेंस टू 0। तो इस प्रकार से जो है किसी अभिक्रिया की तात्क्षणिक दर को ज्ञात कर सकते हैं। किस प्रकार से, तात्क्षणिक दर इज इक्वल टू अभिक्रिया की औसत दर और टाइम स्पेसिफिक, यानी कि निश्चित होगा टाइम। या फिर हम इसी को जो है दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। इसके लिए, इस रिएक्शन के आर गिव्स पी के लिए आर इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू माइनस अभिकारक के सांद्रण में कमी की दर, तो यानी कि डी आर के सांद्रण में कमी की दर, जहां पर हम जो है औसत दर में क्या कर रहे थे, डेल्टा लिख रहे थे। क्या कर रहे थे हम, औसत दर में जो है डेल्टा, यहाँ पर परिवर्तन को डेल्टा से प्रदर्शित कर रहे थे। यहाँ पर जो है बहुत सूक्ष्म परिवर्तन हो गया, यानी कि डी से प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ पर जो समय लिया जाता है, डेल टी होता है, वह बहुत छोटा लिया जाता है। डेल टी का मान जो है बहुत छोटा, तात्क्षणिक अभिक्रिया के निर्धारण के लिए डेल टी का मान क्या है, बहुत छोटा लेते हैं। तो यहाँ पर आर इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू माइनस डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू प्लस डी पी अपॉन डी टी। तो दोनों प्रकार से निकाल सकते हैं। यहाँ पर क्या है, डेल्टा की जगह पर डी का प्रयोग किया जाता है। क्या हो गया, डेल्टा ने जो है डी को रिप्लेस कर दिया। ये जो है औसत दर में हम डेल्टा यूज कर रहे थे, और तात्क्षणिक दर में क्या है, डी को यूज कर रहे हैं। ऐसे ही अन्य एग्जाम्पल देखते हैं। अन्य एग्जाम्पल जैसे ए प्लस 2b गिव्स 3c। तो यहां पर आपको दिख रहा होगा कि इनके जो स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है वो क्या है, अलग अलग है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, आर इंस्टेंटेनियस हो जाएगा इंस्टेंटेनियस डी माइनस में अभिकारक ए के सांद्रण में परिवर्तन की दर, और यहाँ पर स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट 1/1 इज इक्वल टू माइनस 1/2 डी बी अपॉन डी टी इज इक्वल टू प्लस 1/3 डी सी अपॉन डी टी। इस प्रकार से हम यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे ही एक एग्जाम्पल और देखते हैं। ए प्लस 2b गिव्स 3c प्लस 2d। तो किस प्रकार से निकालेंगे इसके लिए, आर इंस्टेंटेनियस -1/1 डी सांद्रण ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू -1/2। ये बार बार बताने की जरूरत नहीं है कि 1/2 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, यानी कि 2 का हम भाग क्यों दे रहे हैं। तो डी बी अपॉन डी टी इज इक्वल टू प्लस 1/3 डी सी अपॉन डी टी इज इक्वल टू प्लस 1/2 डी अपॉन डी टी। इस प्रकार से जो हम सेम जैसे हमने औसत दर में किया था कि हम क्या कर रहे थे, स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से जो है भाग दे रहे थे, जब स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट अलग अलग थे।
यदि समान भी है तो आप भाग दे दो, एक से भाग दोगे तो अंतर पड़ने वाला नहीं है। इसलिए जो है जब स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट अलग अलग होते हैं तो स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट जो है औसत दर में भाग दे दिया जाता है, ताकि जितने भी अभिकारक और उत्पाद है उस अभिक्रिया में उनकी औसत दर या फिर तात्क्षणिक दर बराबर हो। नेक्स्ट यहां पर जो है एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हो गया H2 प्लस I2 गिव्स 2HI। H2 प्लस I2 यानी कि गैस है, ये भी गैस है। इसके लिए तात्क्षणिक दर क्या हो जाएगा, R इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू अभिकारक H2 के सांद्रण में कमी की दर dH2 अपॉन dt इज इक्वल टू, यहाँ पे 1/1 की मल्टीप्लाई होगी लेकिन फायदा नहीं तो कर नहीं रहा हूं, इज इक्वल टू माइनस di2 अपॉन dt। कर लो 1/1, नहीं तो कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। 1/1 इज इक्वल टू 1/2 प्लस dHI dt। इस प्रकार से जो है हम किसी भी अभिक्रिया की तात्क्षणिक दर ज्ञात कर सकते हैं, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए, वह चाहे उसमें स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट अलग अलग हो चाहे स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट समान हो। तो इस प्रकार हम जो है यहां से भी निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की तात्क्षणिक दर निकालने के लिए जो है क्या करते हैं, स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड किया जाता है। यानी कि कोई रिएक्शन है A प्लस B गिव्स C प्लस D, जहां पर स्मॉल a B C D के स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है, तो क्या हो जाएगा R इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू 1/a माइनस dA अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस 1/b dB अपॉन dt इज इक्वल टू प्लस 1/c dC अपॉन dt इज इक्वल टू प्लस 1/d dB अपॉन dt। इस प्रकार से जो है स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से भाग देकर तात्क्षणिक दर को भी ज्ञात किया जाता है। यानी कि इन रिएक्शंस में क्या होता है, हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि इन रिएक्शन में जो टाइम इंटरवल होता है बहुत छोटा होता है, यानी कि डेल टी टेंड्स टू 0 या फिर डेल टी क्या है dt लिखते हैं, और यहाँ पर डेल टी क्या होता है, बहुत छोटा होता है। नेक्स्ट यहाँ पर जो है इसके लिए ग्राफीय निरूपण देखते हैं। ग्राफीय निरूपण के माध्यम से भी हम बात करेंगे तात्क्षणिक अभिक्रिया की। तो ग्राफीय निरूपण पहले क्या है, अभिकारक के सांद्रण में कमी की दर को समय के साथ, तो क्या होगा, ये है यहाँ पर सांद्रता और ये है टाइम है, यानी कि समय है। तो किस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से। ऐसे ही उत्पाद के लिए इस प्रकार से, यानी कि प्रोडक्ट P दियोगे टाइम। तो आपको पता है कि कोई भी अभिक्रिया जो है 100% कंप्लीट नहीं होती है, मतलब वो क्या है, एट द लास्ट जो है इक्विलिब्रियम में आ जाती है, यानी कि साम्य अवस्था में आ जाती है। जैसे दिख रहा होगा यहाँ पर, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है अभिकारक के सांद्रण में कमी हो रही है, लेकिन कमी होते 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 क्या हो रहा है, इधर जो है ये कांस्टेंट आ गया, यानी कि अब सांद्रण में कमी नहीं हो रही है, ये कांस्टेंट चल रहा है, इक्विलिब्रियम में आ गया। ऐसे यहाँ क्या हो रहा है, समय के साथ साथ क्या हो रही है, रिएक्शन के उत्पाद में वृद्धि होती जा रही है, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, ये साम्य अवस्था में आ गया इधर। तो इसलिए जो है यहाँ पर क्या होगा, यदि हम जो है
फर्स्ट रिएक्शन में जो क्या है, इस पॉइंट से टेंजेंट खींचे यानी कि स्पर्श रेखा खींचे, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, थीटा मान ले। तो जो यहां पर ढाल होगा, क्या होता है ढाल यानी कि स्लोप इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, टेन थीटा, यानी कि पहले उसके लिए क्या हो जाएगा, ढाल इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू, ये आर के लिए क्या हो जाएगा, तात्क्षणिक दर माइनस डी आर अपॉन डी टी। ठीक है, तो इससे भी जो हम क्या है, यदि ग्राफ में भी दिया होगा तो इससे भी जो हम यहाँ पर तात्क्षणिक दर यानी कि इंस्टांटेनियस रेट को निकाल सकते हैं। ये क्या है, आर इंस, इसको ज्ञात कर सकते हैं टेन थीटा के माध्यम से। ऐसे ही यहां पर यदि हम एक टेंजेंट लें इस प्रकार से, तो यहां पर ये थीटा क्या होगा, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में, थीटा हमेशा क्या है, जो ढाल होता है वह एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में। जैसे यहाँ पर क्या है, कई लोग सोच रहे होंगे कि इधर क्यों नहीं लिया, तो इधर नहीं लेना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर यदि एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में, यहाँ पे भी क्या है, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू स्लोप या फिर ढाल इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी। तो इस प्रकार से जो है हम क्या है, इस पे भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि अभिक्रिया दर की मात्रक की, आर ओ आर के मात्रक। तो आर ओ आर क्या होता है, इज इक्वल टू सांद्रता बटे समय, और सांद्रता को हम किस में, मोल पर लीटर, और समय क्या हो जाएगा 1/सेकंड में। तो ये क्या हो जाएगा, मात्रक मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये क्या होगी, यूनिट होगी, अभिक्रिया की दर की यूनिट। यदि हम बात करें गैसीय अवस्था में जो है अभिकारक या उत्पाद किसी रासायनिक अभिक्रिया में हो, तो गैसीय अवस्था के लिए क्या होता है, गैसीय अवस्था के लिए मात्रक क्या होगा, गैसीय अवस्था में जो सांद्रता होती है उससे जो है आंशिक दाब में प्रदर्शित किया जाता है। गैसीय अवस्था में जो सांद्रता होती है उसे क्या है, आंशिक दाब से व्यक्त किया जाता है, आंशिक दाब। और दाब के लिए क्या करते हैं हम, एटीएम, एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो इसके लिए मात्रक क्या हो जाएगा, सांद्रता को क्या आंशिक दाब में, तो एटीएम पर सेकंड, यानी कि एटीएम सेकंड इनवर्स या फिर एटीएम मिनट इनवर्स। यहां पे भी क्या हम लिख सकते हैं कि मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। तो इस प्रकार से जो है ये मात्रक होते हैं अभिक्रिया की दर के, क्या क्या होते हैं, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। जब क्या है गैसीय अवस्था में जो है अभिकारक या उत्पाद उपस्थित होते हैं तो अभिक्रिया का जो दर का मात्रक होता है एटीएम सेकंड इनवर्स। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।